हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक सिंह, योर फैकल्टी ऑफ जीएस। और आज हम लोग अपने एनडीए वाले दोस्तों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है संसदीय व्यवस्था। भारत की जो संसदीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। पहले हम लोग एक क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल हिस्ट्री पढ़ रखी है हमारे संविधान की। उसके बाद हम लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ रखा है और इसी क्रम में हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का जो संसदीय व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो कैसी है, कहाँ से ली गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग, सारी चीज़ों की स्टडी आज हम लोग अपने इस टॉपिक में करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारे भारत का जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट है, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अपर हाउस एंड लोअर हाउस में चलती है। तो हम देखें कि आखिरकार अपर हाउस और लोअर हाउस है क्या। ब्रिटेन की जो संसद का जो अपर हाउस और लोअर हाउस है वो क्या है, और फिर किस तरीके से इसको भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में किस तरीके से उसको अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए, ब्रिटेन की जो संसद है उसमें दो सदन है। एक को हम लोग कहते हैं अपर हाउस और एक को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, तो जो ये अपर हाउस है यही हमारे भारत की जो राज्यसभा है वो राज्यसभा को लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अपर हाउस से, और जो लोअर हाउस है वो क्या है, हमारे भारत की लोकसभा है। तो थोड़ा सा हम अपर हाउस और लोअर हाउस को देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपर हाउस है वो है जो वहाँ की जो एलीट वर्ग है, जो वहाँ की जो प्रभावशाली जो वर्ग है, जो पैसे वाले हैं, जो व्यापारिक समुदाय से हैं, ठीक है, या फिर जो क्राउन के जो रिश्तेदार हैं, क्राउन के जो परिवार के सदस्य हैं, वो सभी अपर हाउस में आते हैं। वो सभी किस में आते हैं, वो सभी आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ठीक, अपर हाउस को कहते हैं हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक, यानी इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं जो वहां के एलीट ग्रुप के जो लोग हैं। इस एलीट ग्रुप में मैंने बता दिया, जो पैसे वाले हैं, जो वहां के व्यापारिक समुदाय के जो लोग हैं, जो क्राउन के जो सदस्य, क्राउन के जो परिवार के मेंबर्स हैं, या फिर जो बड़े राजनेता, प्रभावशाली जो लोग हैं, उन सभी का जो सदन है, उन सभी का जो जहां पर वो उपस्थित हैं उसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो अपर हाउस है ब्रिटेन में नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि ये जो अपर हाउस है इसको नॉमिनेशन के द्वारा भरा जाता है। कोई भी इसका इलेक्शन नहीं होता, इसको ब्रिटेन की जो क्राउन है वो नॉमिनेट करती है। ठीक है, यह नॉमिनेशन के द्वारा भरा जाता है। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन, ये आम लोगों की सभा है। ये अभी लोग बात कर रहे हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट। ठीक है, आम लोगों की सभा है और इसको जो है इलेक्शन के द्वारा भरा जाता है। इसको कैसे भरा जाता है, इलेक्शन के द्वारा भरा जाता है। क्लियर? ठीक, तो यही क्या है, ये लोअर हाउस हो गई, ये अपर हाउस हो गई। और हमारे भारत में जब इसको अडॉप्ट किया गया, देखिए ये तो नॉमिनेशन के द्वारा भरी जा रही है और ये कैसे, इलेक्शन के द्वारा। ठीक, इस पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्लियर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एलीट ग्रुप है और ये क्या है, कॉमन लोगों के जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी सभा है। इसी से ही हमने भारत को जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको अडॉप्ट कर रखा है। तो ये कहते हैं कि भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कैसा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। राज्य यानी स्टेट। यहाँ पे देखिए, जो राज्य शब्द की जो डेफिनेशन है वो, जैसे अभी हम लोग देखते हैं प्रांत, प्रांत से नहीं है। राज्य शब्द की जो डेफिनेशन है यह हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में दी गई है। राज्य शब्द की जो डेफिनेशन है, राज्य है क्या, यह हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में दिया गया है। अब राज्य है क्या, यह हम देख लेंगे। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो आम लोगों और
जो न्यायपालिका है इसको छोड़ करके बाकी सभी कुछ राज्य में आएगा। उसमें चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो यानी कि पार्लियामेंट हो, चाहे वो जो है विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सरकार की कोई संस्था हो, सरकार का कोई कार्यालय हो, ये सारी चीजें LIC हम देख लें, बैंक देख लें, ठीक है, कोई हम NTPC हम अगर देख लें, ठीक है, कोई कंपनी देख लें जिसमें सरकार के शेयर्स हों, ये सारा कुछ राज्य के अंतर्गत आता है और इसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में। तो अगर हम कहते हैं एक लाइन में, तो आम जनता व न्यायपालिका को छोड़कर सभी क्या है, सभी राज्य हैं, ठीक है, यानी आम जनता व न्यायपालिका को छोड़ करके दोस्तों सभी क्या है, सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हम अगर देखें कि हमारा जो राज्य है, जो स्टेट है, जो हमारा जो दोस्तों जो राज्य है, राज्य रूपी जो एक तंबू है, इसके जो पिलर्स है, इसके हम लोग पिलर्स देख लें, इसके हम लोग स्तंभ देख लें, राज्य के कितने स्तंभ है। तो दोस्तों राज्य के हमारे संविधान में राज्य के 3 स्तंभों की बात की गई है, यानी जो हमारा स्टेट है, स्टेट रूपी जो तंबू है, ये 3 बंबुओं पर टिका हुआ है, 3 स्तंभों पर, 3 पिलरों पर टिका हुआ है। और ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है विधायिका, ठीक है, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका, ठीक है। यानी जो हमारा राज्य है दोस्तों, ये 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर। तो अब हम लोग एक एक की बात करते हैं, क्या है विधायिका, क्या है कार्यपालिका और क्या है न्यायपालिका। तो दोस्तों जो हमारी जो विधायिका है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव और इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए विधायिका क्या है, विधायिका दोस्तों, विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है, ठीक है, विधायिका क्या करती है, कानून को, विधियों को बनाती है पूरे देश के लिए, ठीक है। और कैसे बनाएगी, ऐसा तो नहीं कि विधायिका अपने आप से बना देगी, जो उसका मन करेगा वो कानून बना देगी। तो देखिए विधायिका संविधान के अनुरूप समस्त देश के लिए कानून बनाती है। तो इसका हमने कार्य देख लिया, संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुरूप कानून बनाती है, ठीक। विधायिका क्या करती है दोस्तों, विधायिका संविधान के अनुरूप कानून बनाती है। भारत ये जो है वह संस्था है जो क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक। और देखिए यानी कि ये क्या है, एक तरह से लॉ मेकिंग बॉडी है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से क्या है, ये है लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि कानूनों को बनाने वाली संस्था क्या है, विधायिका है। और ये दोस्तों जो विधायिका है, यानी कि जो विधायिका है, जिस सदन में जहां पर बैठकर के कानून बनाती है, उस जगह को, उस सदन को संसद कहा जाता है, ठीक। विधायिका देखिए कानून बनाती है, कानून बनाने के लिए एक जगह पे विधायिका के सारे जो मेंबर्स हैं उनको एकत्रित होना पड़ेगा और फिर कानून बनाने का कार्य करना पड़ेगा। तो विधायिका जहां बैठती है उसको क्या बोलते हैं, संसद, मीन्स पार्लियामेंट, क्लियर, ठीक। मतलब जिस भवन के अंदर सभी लोग एकत्रित होते हैं, विधायिका के सारे मेंबर, और बैठ करके फिर उस कानून के बारे में विचार विमर्श करते हैं, कानून को बनाते हैं, कानून को पास करते हैं, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव क्या है। तो दोस्तों जो ये विधायिका जिस कानून को बनाती है, उस कानून को लागू करने वाली संस्था, यानी कि एग्जीक्यूट करने वाली संस्था क्या है, कार्यपालिका है। कानून को लागू करने वाली संस्था, ठीक। विधायिका जिस कानून को बनाएगी, उस कानून को लागू करने वाली संस्था दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। यानी कि इन कार्यपालिका का कार्य क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इसका हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि जिस जगह पर जो संस्था विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है, लागू कराएगी,
देश की जनता पर क्या करेगी, वो लागू करेगी, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है, यानी कि कार्यपालिका करती है। अब हम देखेंगे जुडिशरी क्या है। तो दोस्तों जुडिशरी क्या है? हमारे संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ठीक, यानी कि अगर विधायिका जो है कोई ऐसा कानून बना दे जो कि जनता के लिए सही ना हो, ठीक, संविधान के अनुरूप ना हो, संविधान के बियॉन्ड जाकर के अगर कोई कानून बना दे रही है विधायिका, ठीक है, तो जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी, यानी कि रिव्यू ऑफ लॉ। जुडिशरी क्या करेगी दोस्तों? इसका जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा उसका रिव्यू करेगी। क्लियर? और अगर कोई कानून जनता के हितों का उल्लंघन कर रही है या फिर संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है, या फिर विधायिका या कार्यपालिका को आदेश पारित कर सकती है कि ऐसे किसी भी कानून को बनाया ना जाए, ना ही उसको लागू किया जाए। क्लियर? चलिए, एक तरीके से हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, या फिर भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता के हितों की सुरक्षा करती है। क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए कोई कार्यपालिका, एक तरीके से अगर हम बात करते हैं कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, अगर हम एक वर्ड में कहें तो विधायिका और कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकती है न्यायपालिका। क्लियर? अगर विधायिका और कार्यपालिका कुछ कानून बना करके जनता के हितों के विरुद्ध और अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो विधायिका और कार्यपालिका की मनमानी को रोकती है। विधायिका व कार्यपालिका को मनमानी करने से रोकती है। क्लियर? और अगर मान लीजिए अगर राज्य जो है जनता के हितों का उल्लंघन कर रही है, अगर राज्य जो है जनता के हितों का उल्लंघन कर रही है या फिर जनता के हितों को ख्याल में ना रख करके कोई कानून बना रही है, तो जनता जो है कहाँ जा सकती है? जो देश के जो नागरिक है वो कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए वहां पर क्या कर सकते हैं? न्यायपालिका से याचिका कर सकते हैं, न्यायपालिका से कह सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि जो न्यायपालिका है ये जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इन दो आर्टिकल्स के थ्रू हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर जो है राज्य कोई कानून ऐसा बना रही है जो कि जनता के हितों के विरुद्ध है। तो जनता की रक्षा हेतु न्यायपालिका एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ी है और वो रक्षा किससे करेगी? कार्यपालिका, विधायिका, यानी कि सरकार से रक्षा करेगी। ठीक, तो हमने देख लिया एक तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है, इन तीनों में हमने कार्य देख लिए। अब हम इन तीनों को हम अलग अलग बारी बारी से हम सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने बात किया विधायिका कहाँ बैठती है? संसद में बैठती है। तो अब हम लोग अपने जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे संसद से, पार्लियामेंट से। चलिए हम देखते हैं विधायिका कहाँ बैठ रही है? संसद में, पार्लियामेंट में। ठीक, तो दोस्तों जो हमारी पार्लियामेंट है इसका उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है, पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है और संसद के 3 अंगों का उल्लेख किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में संसद के 3 अंगों का उल्लेख किया गया है। 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, हमारे संसद के 3 अंग बताए गए हैं। 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ये तीनों अंग ही मिलकर के क्या करते हैं? एक कानून को बनाते हैं। क्लियर? यानी विधायिका कानून बनाती है ना, तो विधायिका के अंतर्गत क्या है? संसद है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और ये तीनों मिलकर के ही क्या करते हैं? किसी कानून को बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा तो ये सदन हो गए, ये क्या करेंगे? किसी प्रस्ताव को पास करेंगे। मान लीजिए कोई क्या है, कोई विधेयक, कोई बिल पेश किया गया, अब उस विधेयक को क्या करेंगे? उस विधेयक को ये लोग क्या करेंगे? पास करेंगे, पारित करेंगे, और पारित करने के बाद वो विधेयक कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति इन दोनों के द्वारा जो पारित किया गया जो विधेयक है
उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपने साइन करेगा और राष्ट्रपति के साइन करते ही जो ये विधेयक है दोस्तों ये अधिनियम बन जाएगा। ठीक, यानी कि जो बिल है, बिल क्या बन जाएगा, बिल लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है, तो जी बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। क्लियर, लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति संसद का अगर अंग है तो वो लोकसभा या राज्यसभा का उसको सदस्य होना जरूरी है, नहीं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। क्लियर है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जिस बिल को पारित करके कहां भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो राष्ट्रपति के साइन के बाद, अपने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई जो विधेयक है वो अधिनियम बनेगा। इसलिए किसी भी कानून को बनाने के लिए तीनों ही जो संसद के तीनों जो भाग हैं, इन तीनों पार्ट्स का होना जरूरी है। तीनों ही अहम किरदार निभाते हैं। ठीक है, किसी कानून को बनाने में जितना लोकसभा अपना किरदार निभाएगा, अहम रोल निभाएगा, उतना ही राज्यसभा, उतना ही राष्ट्रपति भी अपना अहम योगदान निभाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को हमारे संविधान में कहां पर जगह दी गई है, किस आर्टिकल में इन तीनों का उल्लेख किया गया है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 80 में, और जो राष्ट्रपति है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर के 61 में। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का हमारे संविधान में कहां पर जगह दी गई है, कहां पर इन तीनों का जिक्र या उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80 और राष्ट्रपति के बारे में 52-61। वैसे तो राष्ट्रपति का उल्लेख बहुत जगह पर है, बहुत सारे आर्टिकल्स में है राष्ट्रपति का जिक्र, लेकिन जो मेन उसका जिक्र किया गया है, यानी कि उसका शपथ हो गई, उसके इलेक्शन हो गए, उसकी जो है कार्यकाल हो गया, कैसे उसका निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है, उसकी पदावधि कैसे होगी, क्या उसके वेतन और भत्ते होंगे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन सभी बातों का जिक्र दोस्तों कहाँ किया गया है, आर्टिकल 52 से लेकर के और आर्टिकल 61 के बीच में किया गया है। ठीक, चलिए तो हमने देख लिया कि संसद कैसे कार्य कर रही है। कोई बिल लोकसभा में पारित किया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लोकसभा क्या करेगी, अपने जो है सदस्यों के द्वारा उस बिल को पास करेगी और कहाँ भेजेगी, राज्यसभा के पास भेजेगी। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी उस बिल को पास करेंगे और उस बिल को फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, उसमें अपने साइन करेगा, उसको अनुमति देगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर या अनुमति के बाद ही इन दोनों के द्वारा पारित किया गया जो विधेयक है वो क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा और कानून बन जाएगा। और फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये जो बना हुआ जो कानून या जो अधिनियम है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कार्यपालिका के पास, जो एग्जीक्यूटिव है। और कार्यपालिका में कौन कौन होता है दोस्तों, तो कार्यपालिका में होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो ये सब मिलकर के क्या करेंगे, उस कानून को अधिरोपित कर, उस कानून को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उस कानून को लागू करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं, क्या है लोकसभा, क्या उसका कार्य है, कैसे उसका संगठन होता है। ठीक है, इन सभी की हम लोग जिक्र करेंगे एक एक करके। हम लोग दोस्तों एक तरफ लिखते हैं लोकसभा, ठीक है, आर्टिकल 81, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं राज्यसभा। और इन दोनों का जिक्र हम लोग एक साथ करते हुए चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र हम लोग एक साथ करते हुए चलते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, राज्य की जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि जो एमएलए हैं, एमएलए क्या करेंगे, एमएलए ही राज्यसभा के सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक, यानी कि
लोकसभा और राज्यसभा के हम लोग सदस्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होगा, इनका चुनाव करेंगे राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा चुनाव किसका होगा, राज्यसभा के सदस्यों का। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होगा आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से। ठीक, पहला पॉइंट हमने दोनों देख लिया। राज्यसभा के विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो एमएलए हैं, एमएलए क्या करेंगे, एमएलए राज्यसभा के जो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करेंगे। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेगा, आम जनता द्वारा, यानी आम जनता करेगी, हम और आप करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। दूसरा चीज हम देखते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा। और इसके सदस्यों का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भाई एक तरीके से निर्वाचन तो ये भी हो रहा है, लेकिन इसमें हम और आप डायरेक्ट जाके वोट नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम पहले अपने एमएलए चुनेंगे। ठीक है, अपने अपने राज्यों के हम विधानसभा के सदस्यों को चुनेंगे और फिर वो जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो एक तरीके से क्या है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। मतलब चुन हम ही रहे हैं, लेकिन हमारे बिहाफ पर कौन चुन रहा है, इनको हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए चुन रहे हैं। क्लियर, इसको ये हम कतई नहीं कहेंगे कि ये जो है हम नहीं को चुन रहा है, हम ही चुन रहे हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष तरीके से चुन रहे हैं। यानी हम इनके सदस्यों को चुनने के लिए हम पहले किसको चुन रहे हैं, अपने एमएलए को चुन रहे हैं, अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, उनको हम लोग चुन रहे हैं। और वो क्या करेंगे, वो विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए डायरेक्ट जनता को चुन नहीं रही, इसमें एमएलए चुन रहे हैं। सीधी सी बात है कि एमएलए चुन रहे हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो 18 वर्ष से ऊपर के, 18 वर्ष से ऊपर के जो सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक हैं, 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक इसमें भाग लेंगे। और इसमें भाग कौन लेंगे, इसमें दोस्तों भाग लेंगे एमएलए। ठीक, अच्छा देखिए, पहले जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तब ये जो 18 वर्ष की जो एज है ना चुनाव की, ये 18 वर्ष ना होकर के हुआ करते थे 21 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष ना होकर के प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो एज थी वो हुआ करती थी 21 वर्ष। और फिर हमने क्या किया, हमने अपने संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों हमने क्या किया, 21 वर्ष को घटा करके और 18 वर्ष कर दिया। यानी कि चुनाव की जो एज है, जो वोटिंग की जो एज है, वो वोटिंग की एज को हमने घटा करके वोट देने के अधिकार की एज है उसको 21 वर्ष से घटा करके और हमने कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। यहाँ पर हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पर हमारे मूल संविधान में भी एमएलए के द्वारा ही चुने जाते थे और अभी भी वास्तव में अभी भी देखा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में भी जो एमएलए हैं वही चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, चलिए इसको बात करते हैं, अगले पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे नोट हो गया, नोट करते हुए चलिए आप लोग। जो लोकसभा है दोस्तों, इसको बोला जाता है निम्न सदन, लोअर हाउस। इसको निम्न सदन बोला जाता है या लोअर हाउस। ठीक है, और इसको बोला जाता है उच्च सदन, मीन्स अपर हाउस। और लोअर हाउस और अपर हाउस क्यों बोला जाता है, इसका भी मैंने जिक्र कर दिया था। ये इसको लोअर हाउस और अपर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। और ब्रिटेन में क्या था, जो लोअर हाउस थी वो आम जनता के द्वारा चुनी हुई होती थी। ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में लोअर हाउस आम जनता के द्वारा चुनी जाती थी। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते थे। और यहाँ पे ब्रिटेन में क्राउन द्वारा
नॉमिनेटेड सदस्य होते थे, ठीक है, मनोनीत सदस्य होते थे। और मनोनीत सदस्य कौन होते थे? एलीट ग्रुप के, ठीक। तो हमने देख लिया। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आखिरकार लोअर हाउस को निम्न सदन क्यों बोलते हैं, अपर हाउस को उच्च सदन क्यों बोलते हैं, तो उसका सीधा सा आपको जवाब देना है क्योंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट से हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें जनता के द्वारा चुनी हुई जो सदन होता था उसको बोला जाता था निम्न सदन। और क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाती थी। और उच्च सदन क्यों बोलते थे? क्योंकि क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होती थी। और क्राउन किसको नॉमिनेट करेगा? एलीट ग्रुप के लोगों को, जो पैसे वाले हैं, जो उसके घर परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, रसूख वाले जो व्यक्ति हैं। तो बस सीधा सा केवल इसी वजह से हम लोग लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोल देते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन या अपर हाउस बोल देते हैं, ठीक। अब हम पांचों पॉइंट बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? लोकसभा में जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो एक साथ ही निर्वाचित होंगे और एक साथ ही वो क्या होंगे? वो अपना पद त्यागेंगे, ठीक है। यानी कि सदस्य एक साथ ही निर्वाचित होंगे या चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे और एक साथ ही, ठीक है, पद त्यागेंगे, ठीक। यानी कि एक साथ ही चुनी जाएगी और एक साथ ही इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष तो कार्यकाल होता है और 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना पद त्याग करेंगे। यानी सीधी सी बात है। इसमें अगर हम 6वां पॉइंट डाल दें तो इसमें सीधी सी बात है कि जो लोकसभा है ये अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। जबकि जो राज्यसभा है दोस्तों ये क्या है? ये स्थायी सदन है। यानी कि ये क्या है? ये एक साथ ही भंग भी हो जाएगी, एक साथ चुनी जाएगी, लेकिन ये राज्यसभा ये कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होगी। इसके केवल 1/3 सदस्य, मान के चलिए 90 सदस्य हैं, तो उसमें से 3 सदस्य हर 2 साल बाद अपना पद छोड़ देंगे और उन 30 सदस्यों की जगह पे अगले नए 30 सदस्य चुन लिए जाएंगे। इसी तरीके से फिर अगले 2 वर्ष बाद फिर से 30 सदस्य अपना पद छोड़ देंगे, फिर 30 नए चुन लिए जाएंगे। ऐसे करते करते जो पूरी साइकिल है वो 6 वर्ष में पूरी हो जाएगी और 6 वर्ष बाद फिर से वही पिछले वाले 30 सदस्य अपना पद छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो लोकसभा है अस्थायी सदन है और जो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। यानी कि ये टेम्परेरी है और वो परमानेंट है, ठीक है। ये टेम्परेरी सदन है और वो क्या है? परमानेंट है। वो पूरी तरीके से कभी भी बर्खास्त नहीं होगी। टेन्योर हमने देखे 6 वर्ष, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला हम चलते हैं ऊपर और आगे। इसको नोट कर लीजिए। सातवां पॉइंट देखिए, राज्यसभा की जो सीट्स हैं ये फिक्स होती हैं। सीट्स फिक्स होती हैं, ठीक है। राज्यसभा की जो सीट है दोस्तों वो क्या होंगी? वो फिक्स होंगी। यानी कि नंबर ऑफ जो सीट्स हैं ये फिक्स होंगी और इसका उल्लेख किया गया है हमारे शेड्यूल, जो अनुसूची 4 में इसका उल्लेख किया गया है कि जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स है दोस्तों वो क्या है? फिक्स है। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करेंगे, ठीक। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ये वेरी करेंगी, ठीक। ये परिवर्तित होंगी।
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम लोकसभा की जो सीट है उनको क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें हमने देखा नंबर ऑफ सीट्स फिक्स नहीं है, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है जो लोकसभा है दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फिक्स है। अब हम बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन की। तो जो दोस्तों जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, ठीक, तो नो रिजर्वेशन, यानी कि इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों वो किसी भी तरीके की रिजर्व नहीं है, उसमें किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं है, ठीक। तो नो रिजर्वेशन यानी कि किसी भी तरीके का आरक्षण, जातिगत आरक्षण, या फिर अगर हम बात करते हैं कि लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं है। लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा में रिजर्वेशन है। लोकसभा में दोस्तों रिजर्वेशन होता है कि जो यहाँ की जो लोकसभा की जो सीट्स हैं ये रिजर्व है, और ये रिजर्व कैसे, जातिगत आधार पर रिजर्व है। यानी कि जो लोकसभा है इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व की गई हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है। ओबीसी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे पूछ लेता है कि राज्यसभा में जो एससी है उनके लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है, कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि लोकसभा में रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन दो ही कैटेगरी पर है। एक जो एससी हैं उनकी 84 सीटें रिजर्व की गई हैं, और जो एसटी हैं उनके लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हमारी लोकसभा के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि राज्यसभा और लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। टोटल हम लोग सीट की बात करते हैं, और उन सीटों का जो वितरण है वो किस तरीके से राज्यों के यूनियन टेरिटरीज के बीच में किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, कितनी सीटें नॉमिनेटेड हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इन सब की भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों लोकसभा में अगर कुल सीटों की बात करें, कुल जो है लोकसभा में दोस्तों 552 सीट हुआ करती थी। लोकसभा में पहले 552 सीटें हुआ करती थी कुल। इस समय कुल सीटें कितनी हैं लोकसभा में, 550 वर्तमान में, ठीक है। जो 2 सीटें हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे 2 सीटें कहां गई। तो कुल लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552। वर्तमान में अधिकतम कितनी हो सकती हैं, अधिकतम देखिए, अधिकतम मैं यहाँ लिखता हूँ, अधिकतम सीटें कितनी हैं, 552 हुआ करती थी, वर्तमान में 550 सीटें हैं। वर्तमान की बात कर लें, देखिए तो वर्तमान में 545 थी, भाई जब 552 थी ना यहाँ पे कुल अधिकतम सीटें, तो वर्तमान में 545 थी, लेकिन अब चूंकि 2 सीटें घटा दी गई ना, तो इसलिए वर्तमान में दोस्तों कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे कि लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं, लेकिन अब 543 सीटें बची, 2 सीटें कहाँ गई। तो देखिए हमारा जो है 104वां 2020 में 104वां क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इस 104वें अमेंडमेंट के द्वारा 2 सीटें, जो 2 सीट आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्व थी ना, आंग्ल भारतीयों 2 सीट आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षित थी, उन आरक्षित सीटों को दोस्तों खत्म कर दिया गया है, ठीक। पहले क्या हुआ करता था, 550 सीटें हुआ करती थी, 550 प्लस 2, जिनमें से जो 550 सीटें ये इलेक्टेड हुआ करती थी, और 2 सीटें नॉमिनेटेड होती थी लोकसभा में। और वो नॉमिनेटेड सीटें किसके लिए थी, वो आंग्ल भारतीय समुदाय के। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक, तो उसमें क्या करता था राष्ट्रपति, 2 आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट कर देता था। अब हमने 104वां 104 हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जो भी का हुआ था 2020 में। आपको ध्यान देना है, करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है। तो हमने 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 2020 में, और उसके आधार पर जो 2 सीटें थी आंग्ल भारतीयों की, ये आरक्षित जो थी, नॉमिनेटेड किया जाता था, उनको हमने समाप्त कर दिया। और इसी वजह से
हमारे संविधान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें बची? 550, यानी कि हमारा जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितनी सीटें बची? अधिकतम 550 सीटें बची। और वर्तमान में कितनी सीटें बची? वर्तमान में 543 सीटें हैं वर्तमान में। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई 7 सीटें गई कहाँ? आखिरकार अधिकतम अगर 550 हैं और इस समय हम इलेक्शन करा रहे हैं कुल 543 सीटों में, यानी कि हम चुन कितने रहे हैं? 543 सीटें, तो ये 7 सीटें गई कहाँ? तो दोस्तों जो हमारी जो 7 सीटें हैं वो जो हमारा पीओके का जो क्षेत्र है और जो हमारा अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, जो कि पाकिस्तान के अधिकृत में है, और अक्साई चीन वाला किसके अधिकृत में है? ऑक्यूपाइड है चीन के। तो जो होल जो क्षेत्र है ना पीओके के और अक्साई चीन के, उन जो क्षेत्र है उनके लिए ही 7 सीटें। तो अभी इस समय उस पर कब्जा किसका? पाकिस्तान और चीन का। इसलिए हम लोग उन 7 सीटों पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, केवल 543 में चुनाव करा रहे हैं। लेकिन भविष्य में जब भी हम उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेंगे, वो क्षेत्र हमको मिल जाएंगे, तो हम वहां पर भी हम इलेक्शन कराने लग जाएंगे, और उस समय फिर हम टोटल 550 सीटों पर इलेक्शन कराएंगे। ठीक है ना? तो जो 7 सीटें हैं ये कहाँ है? ये पीओके और अक्साई चीन वाले क्षेत्र में है। तो अभी उसमें हम इलेक्शन नहीं करा रहे, इस वजह से हम कुल 543 सीटों को काउंट करते हैं। ठीक है ना, वर्तमान में। चलिए अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम केवल 245 सीटों को हम क्या करते हैं? हम चुनते हैं। ये 245 सीटें ही कुल हम लोग ने भरी हुई है। इसकी 5 सीटें कहाँ गई? ये भी वही पीओके वाला और अक्साई चीन वाले क्षेत्र में है। जब वो क्षेत्र हमें मिल जाएगा तो हम राज्यसभा में भी 250 सीटें भरने लग जाएंगे और लोकसभा में हम टोटल 550 सीटें भरने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमने लोकसभा और राज्यसभा की हमने सीटें देख ली। कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 543 सीटों पर हम लोग वर्तमान में हम लोग भर रहे हैं। राज्यसभा की वर्तमान में हम लोग 245 सीटें भर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो 245 सीटें हैं इनको किस आधार पर, किस तरीके से हम भरते हैं। तो देखिए जो 245 सीटें हैं ना दोस्तों, तो इन 245 सीटों में हम लोग 233 सीटों पर हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इलेक्शन कराते हैं। यानी कि दोस्तों जो 233 जो सीट्स हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्टेड है, यानी कि चुनाव के द्वारा जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनाव करके इन 233 सीटों को भरते हैं। और जो 12 जो सीटें हैं ये क्या है? ये नॉमिनेटेड हैं, यानी कि इन पे ये क्या है? ये नामांकित है। और इनको कैसे भरा जाता है? इनको राष्ट्रपति के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे कि जो 12 जो सीटें हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा भरी तो जा रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति किस तरीके से इनको भरेगा? तो देखिए अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे राज्यसभा में कुछ ऐसे लोगों की कमी है कि जैसे कि 4 क्षेत्र हैं, उन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति क्या करता है? कुछ लोगों को चुनता है। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उन 4 क्षेत्रों की हम लोग अगर बात कर लें तो अगर हम लोग इन 4 क्षेत्रों की किन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है? तो देखिए कला के क्षेत्र से, यानी आर्ट, साहित्य, ठीक है ना, समाज सेवा और साइंस। ठीक है, 4 क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्रों में हम लोग बात करते हैं तो आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया और सोशल वर्क, समाज कार्य। ठीक है ना, समाज कार्य। तो ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां से राष्ट्रपति लोगों को नॉमिनेट करता है? तो 4 क्षेत्र हैं आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क और विज्ञान यानी साइंस। इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 लोगों को हमारे राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो 233 सीटें हैं ये कैसे भरी जाएंगी। तो देखिए इन 233 सीटों में से कुछ सीटें राज्यों के द्वारा भरी जाएंगी और कुछ सीटें दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, कुछ सीटें राज्यों के द्वारा और कुछ सीटें यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भरी जाएंगी। तो देखिए अभी जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग उनको कुछ स्पेशल पावर मिली हुई थी और वो राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उस समय तक
जो हमारे राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका बंटवारा कुछ अलग तरीके से था। जैसे कि 229 जो सीटें हैं उनको राज्यसभा के द्वारा भरा जाता था और 4 सीटों को यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भरा जाता था। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि उस समय कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी थे जिनके पास विधानसभाएं थी अपनी, है ना। 2019 से पहले कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जिनके पास अपनी विधानसभा थी। तो देखिए 2 ही यूनियन टेरिटरी हमें दिखती हैं जिनके पास अपनी स्वयं की विधानसभा थी। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, देखिए उस समय क्या था, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी थी दोस्तों जिनके पास अपनी स्वयं की विधानसभा थी। और इसी वजह से दिल्ली को राज्यसभा में 3 सीटें प्राप्त थी और पुदुचेरी को 1 सीट प्राप्त थी। ठीक है, यानी कि उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय देखिए 245 सीटों का बंटवारा पहले, यानी कि पहले की अगर हम बात करते हैं 2019 से पहले, तो ये जो 245 जो दोस्तों सीटें हैं उनका बंटवारा देखिए कुछ इस तरीके था, 233 और 12। और इन 233 सीटों में दोस्तों 229 सीटें राज्यों के द्वारा भरी जाती थी और 4 सीटें भरी जाती थी यूनियन टेरिटरी के द्वारा। ठीक, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में देखिए वर्तमान में अगर हम इलेक्टेड सीटों की बात करें तो दोस्तों 225 जो सीट हैं वो राज्यों के द्वारा, यानी जो 225 सीटें हैं वो किसके द्वारा भरी जाएंगी? राज्यों के द्वारा, यानी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा। और 8 जो सीटें हैं, ठीक है, 8 जो सीटें हैं ये यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक, क्योंकि 2019 के बाद हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक, और जो जम्मू कश्मीर है उसमें विधानसभा का गठन कर दिया गया जबकि लद्दाख को विधानसभा नहीं दी गई। ठीक है, इसी वजह से चूंकि जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है, इसी वजह से जम्मू का चूंकि विधानसभा के ही जो एमएलए हैं वही तो राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव करते हैं ना। तो हम देखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास उसकी स्वयं की विधानसभा है, जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास स्वयं की विधानसभा है, इसी वजह से जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्यसभा में 4 सीटें मिल गई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर लें तो प्रेजेंट टाइम में हमने देखा जो जम्मू कश्मीर है इसके पास 4 सीटें हैं राज्यसभा में, है। तो देखिए टोटल कितनी सीटें हो गई? 4, 3, 7 और 1, 8, यानी कि कुल जो यूनियन टेरिटरी है उनके पास राज्यसभा में कितनी सीटें हो गई? राज्यसभा में टोटल 8 सीटें हो गई। इसलिए हम वर्तमान में देखते हैं, इसलिए अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो 225 सीटें राज्यों के द्वारा भरी गई। देखिए 4 सीटें कम हो गई ना, यहाँ पे 229 सीटें राज्यों के द्वारा भरी जा रही थी, यहाँ पे 225 सीटें भरी जा रही हैं। तो वो जो 4 सीटें जो जम्मू कश्मीर राज्य के पास थी वो हट गई क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य तो रह ही नहीं गया और उसकी जगह पर जम्मू कश्मीर को क्या मिल गया? जम्मू कश्मीर को 4 सीटें मिल गई, किसमें? जो उसमें राज्यसभा में एक तरह से यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो देखिए 4 सीटें यहाँ से कम हुई और 4 सीटें यहाँ बढ़ गई। पहले देखिए यहाँ पे 229 और 4 थी, अब 225 और 8 हो गई। ठीक है, वही जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट होने पे ये अंतर आ गया। तो अगर आपसे देखिए अब आपको ध्यान देना है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, पुरानी किताबों में अभी भी वही दिया है कि टोटल इलेक्शन 233 सीटों में होता है। क्लियर है, अभी भी 233 में होता है, वर्तमान में भी। लेकिन अंतर क्या आ गया? 233 में पहले 229 सीटें भरी जाती थी। पहले क्या था? अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो पहले जो है 233 में 229 सीटें भरी जाती थी राज्यों के द्वारा और 4 सीटें भरी जाती थी यूनियन टेरिटरी के द्वारा। वर्तमान में क्या अंतर आ गया कि 225 सीटें भरी जा रही है राज्यों के द्वारा और 8 सीटें भरी जा रही है दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। ठीक है, चलिए तो हमने अब देखा राज्यसभा के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250। वर्तमान में हम इलेक्शन करा रहे हैं 245 में, यानी जो सीटें जो भर रहे हैं 245 सीटें भर रहे हैं। उन 245 में 233 सीटें हैं, वो 233 जो सीटें हैं उनमें हम इलेक्शन करा रहे हैं, और जो 12 सीटें हैं वो हम नॉमिनेशन करा रहे हैं, उनमें हम नॉमिनेशन के द्वारा भर रहे हैं। उन 233 में भी हमने 225 सीटें भरी राज्यों के द्वारा और 8 सीटें भरी हमने यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। ठीक, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा।
अब यही चीज हम देखेंगे लोकसभा के साथ। लोकसभा में हमने देखा अधिकतम सीटें कितनी है 550, दो तो आंग्ल भारतीय खत्म हो गई। वर्तमान में हम इलेक्शन कितने में करा रहे हैं, वर्तमान में दोस्तों हम इलेक्शन करा रहे हैं 543 सीटों में। ठीक है, वर्तमान में हम इलेक्शन करा रहे हैं 543 सीटों में। चलिए, वर्तमान में हमने इलेक्शन कराया कितना 543 सीटों में। देखिए इसमें भी हम देखेंगे पहले क्या था, पहली कंडीशन हम देखेंगे। तो देखिए पहले की कंडीशन ये थी कि जो दोस्तों जो 545 सीटें हुआ करती थी ना आंग्ल भारतीय, इन 545 में सॉरी 500 कुल 545 सीटों में हम चुनते थे। इन 545 में दो तो आंग्ल भारतीयों की थी, तो बस्ती कितनी थी 543 सीटें, यानी 543 सीटों को हम लोग क्या करते थे, उनमें हम निर्वाचन करते थे, हम इलेक्शन के द्वारा भरते थे। अभी भी वही चीज है, 543 सीटों को हम इलेक्शन के द्वारा भर रहे हैं, बस अंतर क्या आया, जो दो सीटें आंग्ल भारतीय की वो हट गई। तो देखिए पहले क्या था, पहले इन 543 सीटों में हम जो है जो 530 सीटें हैं ये हम स्टेट्स के द्वारा भरते थे, राज्यों के द्वारा, और जो 13 सीट्स हैं ये हम यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भरते थे। ठीक, पहले क्या था, पहले हम 530 सीटों को भरते थे, 543 में से 530 सीटें मिली हुई थी स्टेट्स को, राज्यों को, और 13 सीटें मिली हुई थी किसको, यूनियन टेरिटरी को। लोकसभा की बात कर रहा हूं। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरी को जो 13 सीटें मिली थी, तो उसमें से जो दिल्ली है, दिल्ली को दोस्तों मिली हुई थी 7 सीटें, और बाकी की जो यूनियन टेरिटरी हैं, बाकी के जो 6 बचते थे ना पहले भाई, अब तो हम देखेंगे कि दादरा नगर हवेली दमन दीव हो गए। तो पहले क्या थे, पहले टोटल 7 यूनियन टेरिटरी थे, जिनमें से दिल्ली को 7 सीटें मिली हुई थी लोकसभा में, और बाकी सभी को एक एक मिली थी। तो देखिए बाकी जो 6 हैं उनको एक एक मिली, तो हो गई 6, और दिल्ली की 7, तो कुल हो गई कितनी 13, यानी कि यूनियन टेरिटरी के द्वारा 13 सीटें भरी जा रही थी लोकसभा में, और 530 सीटें भरी जा रही थी राज्यों के द्वारा। ठीक, अब हम यहाँ पर हम देख लें वर्तमान में क्या है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो देखिए वर्तमान में भी दोस्तों 543 सीटों में ही इलेक्शन हो रहा है, 543 सीटें ही वर्तमान में भी भरी जा रही हैं, लेकिन अंतर क्या आ गया कि वर्तमान में 524 सीटें स्टेट्स के द्वारा और 19 सीटें यूनियन टेरिटरी के द्वारा भरी जा रही हैं। यानी कि वर्तमान में 524 सीटों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है किसको, राज्यों को 524 में, और 19 में मिला हुआ है किसको, यूनियन टेरिटरी को। देखिए यहां पर भी देखिए 6 कम हुई और ये 6 बढ़ गई। ये 6 जो बढ़ गई ये किस वजह से बढ़ी, क्योंकि देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, इसको लोकसभा में 5 सीटें मिल गई, और जो आपका लद्दाख है, इस लद्दाख को 1 सीट मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई 6 सीटें। तो वही लोकसभा में देखिए 6 सीटें बढ़ गई। लोकसभा में यूनियन टेरिटरी वाला जो कोटा है संघ शासित प्रदेशों का, वो 6 सीटें बढ़ गई, और राज्यों के कोटे से 6 सीटें कम हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य ही नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया, पहले के भी हमने देख लिया, पहले 543 सीटें थी, चुनाव होता था जिसमें 530 स्टेट्स और 13 यूनियन टेरिटरी के कोटे में थे। अब हम देखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य रह नहीं गया, वो क्या हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया। तो अब जो है हमने देखा 5 सीटें जम्मू कश्मीर को मिल गई और 1 सीट किसको मिल गई, लद्दाख को मिल गई। इसी वजह से स्टेट का कोटा घट गया, स्टेट की बची 524 और यूनियन टेरिटरी का कोटा बढ़ गया, और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई, 19 हो गई। ठीक है, चलिए यहां तक हमने देख लिया। ठीक, अब अगर हम बात कर लें कि अगर कुल 550 सीटों में अगर इलेक्शन होने लग जाए, यानी कि अगर हम पीओके को और अक्सर चुन को भी अगर प्राप्त कर लें और कुल 550 सीटों में हम लोग चुनने लग जाएं, तो राज्यों का और यूनियन टेरिटरी का कितना रेशियो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 530 सीटें तो स्टेट के पास ही रहेंगी, और यूनियन टेरिटरी की अभी 1 सीट और बढ़ सकती है। ठीक है ना, यानी कि कुल क्या हो जाएगा, देखिए स्टेट के पास वर्तमान में 524 सीटें हैं, तो अगर पीओके और अक्सर चिन्ह हमको मिल जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, स्टेट्स में जो राज्य हैं, इन राज्यों में हम लोग कुल 530 सीटें चुनने लग जाएंगे, और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें हम लोग 20 सीटें चुनने लग जाएंगे। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के पास 19 सीटें तो हैं, लेकिन राज्यों के पास 524 सीटें हैं। यानी कि अगर हमें पीओके और अक्सर चिन्ह मिल जा रहा है, तो फिर स्टेट्स को 6 सीटें और मिल जाएंगी, और यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट मिलेगी, केवल 1 सीट मिल पाएगी और। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 530 सीटें देख ली।
चलिए, यही चीज हम यहाँ पर भी देखेंगे। अगर यहाँ पर टोटल 250 सीटों में इलेक्शन होने लग जाएगा तो देखिए अभी हम 225 सीटें और 8 सीटें भर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी जो कुछ हमें मिल जाएगी तो हम राज्यसभा में भी हम सीटों को बढ़ा देंगे, हमें राज्यों के द्वारा भी जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाएगा और यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। चलिए, यहाँ तक हो गई बात। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने सीटों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, तो अब हम क्या कहेंगे कि एक भी सीटों को नहीं, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय थी वो खत्म कर दी गई 104 अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में अभी कितनी सीटों को चुना जा सकता, नॉमिनेट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 12 सीटों को अभी भी नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक, चलिए, तो आपको देखिए वर्तमान का और पहले का दोनों को आपको दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी जिनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। तो 3 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में, एक तो दिल्ली हो गई, दूसरा क्या हो गया, एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा पुडुचेरी हो गया और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये 3 यूनियन टेरिटरी दोस्तों ऐसी हैं जिनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं, और यही 3 चूंकि जिनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त होंगी, स्वाभाविक सी बात है उनको विधानसभा में सीटें प्राप्त होंगी। तो यही 3 यूनियन टेरिटरी दोस्तों ऐसी हैं जिनको विधानसभा में भी सीटें प्राप्त हैं। विधानसभा में सीट्स यूनियन टेरिटरीज की कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज जिनको विधानसभा में भी सीटें प्राप्त हैं, तो यही सेम हो जाएंगी, दिल्ली हो जाएगी, पुडुचेरी हो जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं पहले ही बताता जा रहा हूं कि राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव, ये जो सीटें हैं उनको कौन भरेगा, तो उनको भरा जाएगा विधानसभाओं के द्वारा। तो जब इन 3 में ही केवल विधानसभा है तभी तो ये 3 ही केवल राज्यसभा की सीटों को भर रहे हैं। अगर आगे जाकर के हम लद्दाख में भी विधानसभा कर देंगे तो सीधी सी बात है हम राज्यसभा में भी हमें लद्दाख का कोटा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक हो गई बात। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग जो है ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप लोग उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस समय देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि नया नया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, नया नया उसको मतलब एक यूनियन टेरिटरी है जिसको राज्यसभा में भी सीटें प्राप्त हुई हैं। तो इसके बारे में हम आपके एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, करंट का मुद्दा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा में उत्तर प्रदेश को सीटें प्राप्त हैं 80 और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को सीटें प्राप्त हैं 31। ठीक, लोकसभा में उत्तर प्रदेश को 80 सीटें प्राप्त हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीटें प्राप्त हैं। ठीक है ना। अब हम एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से होता है, यानी कि जो राज्य हैं, जो विधानसभाएं हैं, वो किस तरीके से राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करेंगे, किस तरीके से वो क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। लोकसभा में तो सीधी सी बात है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा जनता के द्वारा, और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक परिसीमन आयोग का गठन होगा, और परिसीमन आयोग हर जनसंख्या के बाद क्या करेगा, कुछ सीटों का निर्धारण करेगा। अगर उसको आवश्यकता समझ आएगी तो सीटों को बढ़ा देगा। तो देखिए, जो लोकसभा है इसमें तो क्या करेगा, परिसीमन आयोग, जिसे लिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण करेगा। परिसीमन आयोग क्या करेगा, सीटों का निर्धारण करेगा। लिमिटेशन जो कमीशन है वो क्या करेगा, वो सीटों का निर्धारण करेगा, उसको जैसे लगेगा वैसे वैसे वो सीटों को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग परिसीमन आयोग की सीटों का निर्धारण की बात कर लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले 1552 में परिसीमन आयोग ने सबसे पहले 1552 में रिपोर्ट पेश की, सीटों का निर्धारण किया। फिर 62 में किया, 1552 हो गया, 62 हो गया, 72 1972 में, फिर
2002 में परिसीमन आयोग ने सीटों का निर्धारण किया, और 2002 में जब परिसीमन आयोग ने सीटों का निर्धारण किया तो उसने सीधे 2026 तक के लिए सीटें निर्धारित कर दी। यानी कि अब अगला जो परिसीमन आयोग की बैठक होगी, यानी सीटों का जो निर्धारण होगा वो 2026 में होगा। 2002 से 26 तक परिसीमन आयोग ने कहा कि लोकसभा में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम लोग अधिकतम 550 सीटें देख रहे हैं। 2026 में जैसे ही परिसीमन आयोग बैठेगा तो हम देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर अगर परिसीमन आयोग बढ़ाता है तो फिर 2026 में बढ़ेंगी सीटें, यानी कि अभी यहाँ तक फिक्स है। जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटें फिक्स हैं, उसमें परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण नहीं करता, उसमें 250 सीटें फिक्स हैं। अगर उसके बाद बढ़ाना है तो फिर हम संविधान में संशोधन करेंगे, और संविधान में संशोधन करके हम लोग फिर सीटें और बढ़ाएंगे। अब हम लोगों को चर्चा थोड़ी करनी है कि राज्यसभा में किस तरीके से विधानसभाओं, जो विधानसभा है, जो राज्य हैं, वो किस तरीके से, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं, वो किस तरीके से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, किस तरीके से राज्यसभा की सीटों को चुनेंगे। तो उसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो माना कि कोई राज्य है, उस राज्य में कुल विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है, 100 है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, सपोज दैट किसी स्टेट में, राज्य में विधानसभा की, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सीटें हैं 100, ठीक। 100 सीटों में इलेक्शन हुआ विधानसभा में और 100 मेंबर चुने गए, ठीक है। अब ये 100 मेंबर चुने गए और इस राज्य का, देखिए इस राज्य की जो सीटें हैं ना, इन्हीं सीटों के अकॉर्डिंग, भाई विधानसभा में सपोज दैट 100 सीटें हैं, तो इन्हीं सीटों के ही अकॉर्डिंग इसकी राज्यसभा में भी सीटें निर्धारित होंगी। तो सपोज दैट 100 सीटें हैं इस राज्य की विधानसभा में, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको राज्यसभा में सीटें दे दी गई 10। कहा गया कि ये जो एक्स जो स्टेट है, इसकी चूंकि 100 सीटें हैं विधानसभा में, इसीलिए इसकी 10 सीटें होंगी कहां पर, राज्यसभा में। अब हम देखेंगे किस तरीके से इन 100 सीटों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से ये 10 सीटें चुनी जाएंगी। मान के चलिए इसमें 100 सीटों में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ विधानसभा का। इन 100 सीटों में मान के चलिए 65 सीटें जीत ली किसने, बीजेपी ने, ठीक है। 30 सीटें जीत ली किसने, कांग्रेस ने, और कितने हो गए, 65, 30, 95, और 5 सीटें जीत ली दोस्तों सपा ने, ठीक। अगर मान के चलिए इन 10 सीटों पे इलेक्शन करा दिया जाए कि भाई ये 100 मेंबर हैं, ये 100 मेंबर इलेक्शन करें हर एक सीट पे 100 मेंबर इलेक्शन करें, और जिसका ज्यादा बहुमत हो जाएगा उसको सीट मिल जाएगी। तो देखिए क्या होगा, सारी 10 सीटें कौन ले जाएगा, बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी के 65 सदस्य हैं। तो इससे बचाने के लिए, ताकि प्रत्येक जो पार्टी है, जनता का प्रत्येक जो वर्ग है, उस सब का प्रतिनिधित्व तो रहे कहां पर, राज्यसभा में। इसी वजह से ये फर्स्ट पास द पोल वाला सिस्टम इसमें नहीं रखा गया। इसमें कहा गया कि विधानसभा में जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी राज्यसभा में सीटें निर्धारित कर दी जाएंगी। मतलब कि अगर टोटल 10 सीटें हैं और टोटल उस राज्य की 10 सीटें हैं, अब हमें देखना है कि उन 10 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी को दी जाएंगी। तो देखिए, क्योंकि 100 में से कुल कितनी सीटें बीजेपी के पास, 65, यानी अगर हम रेशियो निकालें तो लगभग 10 सीटों में 10 मेंबर्स मिलकर के एक सीट को चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी के कितने मेंबर हैं, 65। तो यहाँ पे कह दिया गया कि बीजेपी को मिलेगी राज्यसभा में 6 सीटें, यानी इस राज्य से जो एक्स राज्य है इसमें बीजेपी क्योंकि 65 सीटें पाई है विधानसभा के चुनाव में, इसलिए बीजेपी को रेशियो अगर निकाला जाए तो बीजेपी को 6 सीटें मिल गई। वहीं कांग्रेस को कितनी सीट मिल गई, 3 सीट मिल गई, और सपा को कितनी सीट मिल गई, 1 सीट मिल गई। तो देखिए 6 या 3 9 1 10 सीटें हो गई। यानी कि प्रत्येक पार्टी का जनता के प्रत्येक वर्ग का, क्योंकि जनता के ही वर्ग ने 65 30 और 5 सीटें चुनी हुई हैं, तो इसी रेशियो में इसमें रेशियो लगाया गया और इसी रेशियो के अनुसार ही प्रत्येक पार्टी को राज्यसभा में सीटें मिल गई। ठीक है, अब देखना हम लोग कि भले ही सपा को विधानसभा में 5 सीटें मिली हैं, लेकिन उसके रेशियो के हिसाब से, उसके अनुपात में उसको राज्यसभा में 1 सीट मिल गई। बीजेपी को 65 सीटें मिली हैं, उसी के अकॉर्डिंग बीजेपी को 6 सीटें मिल गई राज्यसभा में। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यहां पर तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट पास द पोल,
ठीक, यानी कि जिसको जितनी अधिक वोट मिल जाएंगे वही वो सीट जीत जाएगा। लोकसभा में तो ये है जिसको जितने अधिक वोट मिल गए वो जीत जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं रखा गया। यहाँ पर विधानसभा के सीटों के रेशियो में निर्धारण किया गया किसका, राज्यसभा की सीटों का, ठीक है ना। फर्स्ट पास द पोल वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो सीटों का हमने बंटवारा देख लिया, इस तरह से सीटों का बंटवारा होगा और इस तरीके से सभी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सभी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा राज्यसभा में। चलिए, यहां तक हमने बात कर लिया। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे ये दो हमने विधायिका की यहां तक बात कर लिया। देखिए विधायिका पूरा कंप्लीट हो गया। विधायिका का ही अंग क्या है, संसद। तो संसद की हमने बात कर लिया। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे विधायिका कंप्लीट हो गई। विधायिका के ही अंग क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और देखिए तीसरा अंग क्या है, राष्ट्रपति। एक विधायिका का एक अंग क्या है, राष्ट्रपति है, क्योंकि ये भी कानून के बनाने में सहयोग दे रहा है। आखिरकार साइन तो इसी का हो रहा है जब वो कानून बन रहा है, ठीक ना, विधेयक जो अधिनियम बन रहा है। तो इस राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 52 से लेकर के और आर्टिकल 61 के बीच में। इस राष्ट्रपति को हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये विस्तृत टॉपिक है राष्ट्रपति का। तो इस प्रेसिडेंट को हम लोग बिल्कुल अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 2-3 क्लासें जाएंगी। तो राष्ट्रपति को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने किसको पढ़ लिया, लोकसभा को पढ़ लिया, यानी पार्लियामेंट के 3 अंग थे। तो इन पार्लियामेंट के 3 अंगों में से हमने लोकसभा पढ़ दिया, राज्यसभा को देख लिया। अब संसद का तीसरा जो अंग है राष्ट्रपति, ये बचा है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, देखिए विधायिका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव की। तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव है, जो विधायिका है, ये क्या होती है, ये एक तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं सरकार, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, जिसका हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री देखते हैं, मंत्रिपरिषद देखते हैं, है ना। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। कार्यपालिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। इसके अगर हम लोग अंगों में देख लेंगे तो हम प्रधानमंत्री से भी देखेंगे, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे, मंत्रिपरिषद देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग दोस्तों कार्यपालिका की बात करते हैं तो हम लोग कार्यपालिका में देखते हैं कि कार्यपालिका का जो प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर पूछ दिया जाता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर लगा के आ जाते हैं प्रधानमंत्री को। पर वास्तव में देखा जाए तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को कहना आवश्यक है। भले ही राष्ट्रपति जो है एक तरीके से वास्तविक प्रधान ना होकर एक तरीके से क्या है, प्रतीकात्मक प्रधान है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ही प्रधान कहना आवश्यक है कार्यपालिका का, ठीक। प्रधान के रूप में हम किसको देखते हैं, राष्ट्रपति को। लेकिन जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति को हम नॉमिनल हेड कहते हैं। नॉमिनल हेड यानी कि प्रतीकात्मक प्रमुख हम लोग कहते हैं, क्योंकि सारी जो कानून है वो लागू इसी के साइन से होते हैं, सारी संधि समझौते हम इसी के साइन के द्वारा देखते हैं, इसलिए हम राष्ट्रपति को हम नॉमिनल हेड कहते हैं, प्रतीकात्मक प्रमुख। अब देखिए राष्ट्रपति को उस कानून को लागू करने में, यानी उस कानून को एग्जीक्यूट करने में सहायता कौन करता है, राष्ट्रपति की सहायता हेतु प्रधानमंत्री होता है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है। यानी कि राष्ट्रपति को कानून को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। आप देखिए जो राष्ट्रपति है वो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। राष्ट्रपति कभी भी कोई भी कार्य अपने आप से नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा इसको निर्देश देगी वैसा ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। और देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच में जो प्रधानमंत्री है ये एक तरीके से ब्रिज का कार्य करता है। प्रधानमंत्री आखिरकार है क्या, प्रधानमंत्री भी इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो एक सदस्य है, बस क्या है इनका एक प्रमुख है। ये भी तो एक सांसद है, इसका भी चुनाव सांसद के रूप में होता है, प्रधानमंत्री का कोई अलग से चुनाव तो होता नहीं है।
प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में चुनाव होता है और वही सांसद अपना एक नेता चुन लेते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति के पास पहुंचेगी। ठीक, तो देखिए हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है और जो प्रधानमंत्री है ये क्या है, ये रियल हेड है। ठीक, राष्ट्रपति को लैटिन वर्ड में D0 बोलते हैं और जो प्रधानमंत्री है इसको बोलते हैं डी फैक्टो, लैटिन वर्ड में। ठीक, D0 और डी फैक्टो बोलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है इसका उल्लेख हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस आर्टिकल में किया गया है। तो देखिए आर्टिकल जो 74 है, इस आर्टिकल 74 में दोस्तों मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, ये मिलकर के कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो अब तो दोस्तों हमने विधायिका कंप्लीट कर ली, कार्यपालिका को हम लोगों ने एक थोड़ा सा ड्राफ्ट हमने देख लिया। अब इसके बारे में और विस्तृत जो भी बातें होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होगा, कैसे गठन होगा, किसके प्रति ये जिम्मेदार है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। और आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू।